वंदे मातरम प्यारे प्यारे साथियों, और स्क्रीन पे दिख रहा होगा पात्रता परीक्षा पीईटी। पीईटी का वन शॉर्ट वीडियो की जो मैंने श्रृंखला प्रारंभ किया था उसमें क्या क्या हो चुका है मैं दिखा दूं। यदि आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसमें संपूर्ण इतिहास कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट कराया जा चुका है, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कराई जा चुकी है वन शॉर्ट वीडियो के रूप में, पूरा अर्थव्यवस्था कंप्लीट कराया जा चुका है। आज इसी कड़ी में मैंने क्या शामिल किया है आपको बता दें। आज इसी कड़ी में हमने जो है भारतीय लोक प्रशासन, संविधान एवं लोक प्रशासन को शामिल किया है। प्यारे साथियों, आज भी मैं 5 नंबर आपको दिलाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आपको सिलेबस पूरा जिस आप देखिए, मैं दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसी अनुसार तैयारी करें, सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें और पूरा सिलेबस के अनुसार जल्दी देखिए। बहुत जल्द ही जो है सामान्य विज्ञान लाने वाले हैं, प्रारंभिक गणित लाने वाले हैं, जो पूरा चैप्टर पूरा करवाऊंगा, सामान्य हिंदी लाने वाले हैं, उसके बाद अंग्रेजी भी साथ साथ करवाएंगे, उसके बाद तर्क शक्ति भी करवाएंगे, उसके बाद सामयिक जो है वो भी करवाएंगे, उसके बाद जो है सामान्य जागरूकता को भी करवाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहे प्यारे साथियों, आपको इसका बहुत चमत्कारी फायदा मिलने वाला है। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। सिलेबस के अनुसार देखेंगे प्यारे साथियों। अब आपको क्या करना है, 360 पे देखना है, तभी आपको क्लियर दिखेगा ये चीज़, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा छोटा है और कम समय में हम इसको कंप्लीट कराने वाले हैं। प्यारे साथियों बने रहें। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का आज होगा खात्मा। अब 5 नंबर होंगे पक्के, 5-5 करके मैं एक दिन पूरे 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराऊंगा। प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। देखिए पहला टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, उससे पहला क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आपके सामने। भारतीय संविधान के विषय में कथन के विषय में यह कथन है कि अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे केसी हेलर से संबंधित है। किसने कहा था कि अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच अच्छा संतुलन है, ये केसी हेलर साहब ने कहा था। चलते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो समवर्ती सूची की अवधारणा आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई थी, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे, साफ साफ कहा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, या कह सकते हैं यूएसए कह सकते हैं। भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व को आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है किससे, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिएगा, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से, तो आप बताओगे कर्तव्य कहाँ से, तो आप बताओगे रूस के संविधान से लिया गया है। वह देश जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख प्रतिकृति हैं, तो आप बताओगे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, भारत में भी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। संघ और राज्य क्षेत्र में, भारत के संघ और राज्य क्षेत्र में समानता पाई जाती है कनाडा और किसके समान, तो आप बताओगे भारत के समान। क्वेश्चन है, भारत में राज्य संघ क्षेत्र में समानता पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे कनाडा के संविधान से पाई जाती है, तथा भारत शासन अधिनियम 1935। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता, विधिक स्वरूप जो है इसका लागू नहीं किया जा सकता है। भारत में संविधान में प्रस्तावना के 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए थे, कब, तो आप बताओगे 1976 में जोड़े गए था। अखंडता शब्द भी, यानी टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलते इसमें लिखा हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा, कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पढ़ा जाने लगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान का प्रस्तावना सम्मिलित नहीं था,
तो क्या क्या नहीं था, तो आप बताओगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है सम्मिलित नहीं था। ये तीनों बाद में जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए थे। तीनों को याद करके रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, ये याद करके रखना आपको एक एक चीज। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, इस वाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है कहा गया था उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग है। उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से, तो आप बताओगे यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रेम्बल इसको इंग्लिश में कहते हैं, कहा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव व्यक्त करता है भारत का कोई भी धर्म नहीं, भारत के राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी राज्यों सभी धर्मों का आदर करता है। संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं किया गया संविधान की प्रस्तावना में। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों। अब बात होती है हमारी बी में क्या दिखा गया, तो आप बताओगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप सिलेबस को मिला लीजिए, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, तो प्यारे साथियों बने रहें। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्याय, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा एवं उद्योगों को प्रबंधन, श्रमिकों की भागीदारी में उद्योगों प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को जोड़ा गया। तो आप बताओगे नीति निर्देशक तत्वों में इस बात को कहा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिनको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी की बात की गई, तो 43 के ए में कहा गया है कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भी भागीदारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रोत्साहन देगा, तो ये बात तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 51 में कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व तो नहीं जोड़ा, कौन सा, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता शब्द नहीं जोड़ा गया, पहले से था, ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य के विचार सम्मिलित किए गए थे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो बाद में जोड़ा गया, मुफ्त कानून सहायता जो है बाद में जोड़ा गया था। चलते हैं, भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्रतिष्ठापना की गई थी, तो आप बताओगे राज्य के नीति निर्देशक, इसी को DPSP यानी डायरेक्ट टू स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य किसमें है, तो बताओगे कल्याणकारी राज्य की भावना इसमें निहित होती है। अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करता है, तो इसका मतलब क्या है, कल्याणकारी राज्य ऐसा करता है। अब ये बात नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन इसको जबरदस्ती या न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता जो है एक नीति निर्देशक तत्व है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नीति निर्देशक तत्व नहीं है तो कौन सा, तो आप बताओ सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्व नहीं है, विधि का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं, ये मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जो भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, तो KT शाह ने कहा था राज्य का नीति निर्देशक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार दिया जाता है। इसका राज्य निर्देशक तत्वों में संविधान की आत्मा जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, उपरोक्त कथन किसका है, तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया था, तो आप बताओगे ऑस्टिन द्वारा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा कहा था। जबकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसे, तो BR अम्बेडकर जी ने कहा था। मनरेगा कार्यक्रम भारत के संविधान में कब लाया, किसके अनुच्छेद के तहत लाया गया, तो अनुच्छेद 43
के तहत लाया गया था। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम का अधिकार पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पीछे बाध्यकारी बल क्या है? तो लोक मत का जो है बाध्यकारी मत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बात होने जा रही। प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। पहला है भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। तो 12 से 35 के तहत जो है मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों को अधिकारों को संरक्षित करने के लिए न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति है। तो उच्च न्यायालय में जो है बढ़िया स्थिति है। चलते हैं मूल अधिकार कहाँ, यदि कोई मूल अधिकार आपका हनन कर रहा है तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में 226 के तहत जा सकते हैं। केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। तो आप क्या बताओगे? सर्वोच्च न्यायालय में 1921 में अनुच्छेद 32 में जो है परमादेश जारी कराने के लिए जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मूल अधिकार नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार नहीं है। ये जो है आप बताओगे क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के समाविष्ट किया गया है। तो आप बताओगे 1976 में समाविष्ट किया गया है। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में प्रभाव में आया था। तो 1 अप्रैल सन 2010 में आया था। भारतीय संविधान जैसा निहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं किए गए हैं। आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। तो आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। विरोध का अधिकार इसमें शामिल है और संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार नहीं है। ये 7वां पहले था लेकिन अब हटा दिया गया है। विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संविधान में समानता के 5 अनुच्छेदों कौन से हैं? तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, या इसी को समता का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समता की बात किसमें, कानून के समक्ष समता की बात किसमें की गई? समानता की बात अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। समता के अधिकार को जो है द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण जो है अनुच्छेद 15 के 4 के तहत जो है दिया जाता है। 15(4) में जो कहा गया है जाति तथा जो है लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसके तहत जो है चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक लोक नियोजन के विषय में भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता जो है प्रदान किया जाता है। तो आप बताओगे अनुच्छेद 16 के 1 और 2 में जो है लोक सरकारी जो है कर्मचारियों कहते हैं सरकारी स्थानों पर जो है नियुक्ति के लिए जो है समानता प्रदान की जाएगी। ये बात अनुच्छेद 16(1) में और 16(2) में कहा गया है। लेकिन तभी भी अनुच्छेद 1 अनुसूचित जनजाति तथा इन सबको आरक्षण दिया गया है ना। 15 से 4 में कहा गया कि हाँ दिया जा सकता है यदि पिछड़े हैं तो। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस बात में किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है। भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में प्रदान किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को रक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के तहत जो है इसे रक्षा प्रदान किया जाता है। हमारे संविधान की किस अभियुक्त को दोषारोपण के कारण प्रकृति के बारे में सूचित किया जाता है? तो अनुच्छेद 22 के 1 के तहत जो है सूचित किया जाता है, जाने की गारंटी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट। यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसको रीजन बताया जाता है किस कारण से आपको गिरफ्तार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान 22 के तहत एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध क्या है? AK गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में कहा गया है। एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे साथी, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से
अतिलंघित होता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि ज़बरदस्ती किसी को जो है आप बलात्श्रम नहीं करवा सकते हैं, कह सकते हैं, और यदि ये स्वेच्छा से कर रहा है तो उसको सही समय पे वेतन दिया जाना चाहिए। वह एक अनुच्छेद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित किया है, जिसमें समस्त प्रकरणीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह है अनुच्छेद 23। क्या कहा गया है, देखिए व्याख्यायित कर दिया कि इसमें कल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित किए गए। मानव अधिकार क्या, इसमें कहा गया बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं, और यदि किसी भी प्रकार से उससे सेवाएं ली जाती तो उसको जरूर उसका मेहरताना दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद में जो बच्चों को शोषण के विरुद्ध निषेध करता है, अनुच्छेद 24 में जो है शोषण के विरुद्ध, बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार प्राप्त है। जबरदस्ती बच्चे को कहीं पर भी 0-14 साल का है तो उसको जो है किसी खतरनाक जगहों पर या फैक्ट्रियों में काम नहीं कराया जा सकता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार में शामिल किया गया है। चलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 के लक्ष्य की शिक्षा को मुक्त एवं अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों का के निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं या 6 से 14 वर्ष के हैं। चलते हैं, धर्म प्रचार करने सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार राज्यों की धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर दिया गया। समाज सुधार के विधि निर्माण अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम के तहत दिया गया, ये मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलते हैं, धर्म प्रचार करने का अधिकार ये तो हो चुका है। मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता में आते हैं तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन इनके जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है तो 3 माह तक। वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है, तो बताओगे संपत्ति का अधिकार एक है वैधानिक अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकता है, तो आप बताओगे संसद जो है मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में किया है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में किया गया है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 359 के तहत जो है आपातकाल जब लागू होता है तो आप मौलिक अधिकारों को जो है स्थगित किया जा सकता है। भारत में नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब विधिक अधिकार हो गया है। वह मौलिक अधिकार जो संविधान के 352 के अंतर्गत उद्घोषित एवं आपातकाल में भी स्थगित नहीं होता, तो आपको बताओगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत जो है कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो बताओ संसद को है। भारत में संविधान में संस्कृति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, मौलिक 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है किया गया है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं है, तो बताओ अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास जो है मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात की गई है, मूल कर्तव्यों नहीं, ये मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया। भारत में मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य वन्य जीवों का संरक्षण क्या है, एक प्रकार का मूल कर्तव्य है। बने रहे प्यारे साथियों। देखिए अब संसदीय प्रणाली से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। भारत में संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो बताओगे लोकसभा। निचला सदन कौन सा, तो आप बताओ लोकसभा है। एक संसदात्मक प्रजातंत्र कहाँ पर, तो आप बताओगे भारत में है। संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है, तो आप बताओगे 1980 के दशक में जो है भारत के संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो बताओ अध्यक्षात्मक
सरकार नहीं होती है। आध्यात्मिक सरकार क्या होती है? जहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद नहीं होता, राष्ट्रपति ही वहाँ का सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का, राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा, प्रधानमंत्री नाम मात्र का ही होता है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो आध्यात्मिक सरकार ही तो हो चुकी बात। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराता है? तो अनुच्छेद 253 जो है क्या प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू कराने के लिए विधि निर्माण पर शक्ति प्रदान करता है। बिना अनुमति के 60 दिन के संसद के कोई अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए। कोई भी सांसद जो है, विधायक 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसका पद जो है रिक्त माना जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि वो 14 दिन तक अपने पास रखा रखे। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क होने पर कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष जो है वयस्क होने की कानूनी आयु है। चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो आप बताओगे। कुल संख्या का 1/10, 1/10 यानी कि 500 हैं तो एक, जब तक कितने नहीं होंगे, 50 सदस्य नहीं होंगे तब तक बैठक जो है शुरू नहीं होगी। लोकसभा संविधान की विषय सूचियों के लिए विषयों के अतिरिक्त विषयों का कानून बना सकता है तो संसद, यानी अवशिष्ट शक्तियों पर कौन कानून बना सकता है? तो आप बताओगे संसद। यानी 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिनका इनमें उल्लेख नहीं उस पर कानून कौन बनाएगा? तो आप बताओगे संसद। शून्यकाल का समय क्या है? तो 12 से 1 बजे के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और 11 से 12 के समय को क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल कहा जाता है। चलते हैं। संसद की बैठक वर्ष भर में कितनी बार होनी चाहिए? तो आप बताओगे 2 बार। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है तो उस विधेयक को अनुमति को रोकने का अधिकार किसे है? तो बताओ राष्ट्रपति उसे रोक सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। धन विधेयक प्रस्तुत होता है, धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत होता है? तो आप बताओगे लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बना सकता है? तो बताओ केवल राज्यपाल बना सकता है। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसके पास? तो बताओ संसद के पास है। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं किसमें? तो आप बताओगे संसद में निहित होती हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों को प्रथम संयुक्त बैठक होती है तो दहेज उन्मूलन विधेयक के द्वारा। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। संसद के अधिकारी कौन कौन कहलाते हैं? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। ये सब संसद के अधिकारी कहलाते हैं। चलते हैं। शून्यकाल का संसदीय व्यवस्था जो है किसकी देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था तो आप बताओगे भारत की देन है। चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लोकसभा से मिलकर निर्मित है तो बताओगे संसद से बनती है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति मिलकर क्या बनता है? तो बताओगे संसद बनता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। संसद की किसी भी सदन की सदस्यता के अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं तो बताओ कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है तो बताओ विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, केवल समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है तो बताओ कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र कितनी है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं, पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति बन सकते हैं। सर्वोच्च पद है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं।
भारत के राष्ट्रपति की अनुमति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कौन करेगा? तो भारत का उप प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की तरह, राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, तो कौन राष्ट्रपति का कार्यभार निभाएगा? तो आप बताओगे भारत का मुख्य न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश, जो भी लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश होता है। चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किस अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने कितना दिन पहले सूचना देना होगा? तो 14 दिन पहले आपको सूचित करना होगा। राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए, 6 माह में भर लिया जाना चाहिए था। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो अनुच्छेद 53 के तहत जो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत गणतंत्र का प्रमुख होता है, गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही गणतंत्र का प्रमुख होता है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि की धनराशि निकाली जाती है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो है निकाली जा सकती है। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की आहूत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह बिल को अनुमति दे या रोक ले। अनुच्छेद 111 के तहत जो है किसी बिल पर भारत का राष्ट्रपति अनुमति दे या उसे रोक सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र की घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? आप बताओ, राष्ट्रपति के पास होता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसके? आप बताओगे, राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का महान न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन? भारत का राष्ट्रपति करता है। किसका? महान न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और राज्यपाल की नियुक्ति, सबकी नियुक्ति कौन? बताए, राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है यदि खतरा कैसा बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की आशंका हो तभी कर सकता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन करने के उपबंध करता है, अनुच्छेद 160 के तहत जो है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन करने हेतु बंद किया गया। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान है, अध्यादेश 123 के तहत प्रदान है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक क्या है? तो आप बताओ, क्षमादान शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो बताओगे, यानी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? संजीवा रेड्डी हैं। राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार को संविधान को के साथ धोखा है या कथन है? तो आप बताओगे, हृदयनाथ कुंदरू ने कहा था आपातकालीन जो है अधिकार संविधान का जो है के साथ धोखा है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। तो आप बताओगे, राष्ट्रपति जो है कहा गया प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व कौन करता है? तो बताओगे, प्रधानमंत्री करता है। चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है 2 कार्यकाल पूर्ण किया था लगातार। संसद के अयोग्यता का प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति कार्य करेगा, चुनाव आयोग के विचार अनुसार परामर्श लेके ही कोई कार्य करेगा। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य के प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा किया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन का सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया? तो आप बताओगे, भारत के राष्ट्रपति को जो है कागज नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को सर्वप्रथम प्रस्तुत किसको किया था? तो आप बताओगे, राष्ट्रपति। कोई भी प्रतिवेदन यदि नियंत्रक का एक जो लाता है तो किसको सौंपता है? तो बताओगे, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति भाषण तैयार किया जाता है तो पीएमओ एवं उनके मंत्रिमंडल द्वारा जो है राष्ट्रपति का भाषण तैयार करवाया जाता है। लोकसभा विघटित की जा सकती है केवल किसके द्वारा? तो आप बताओगे, राष्ट्रपति द्वारा जो है विघटित। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही जो है शुरू किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित या मनोनीत करते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो मनोनीत होते हैं वो भी जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं कहा गया, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की पदोच्युत करने के लिए संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है राज्यसभा में।
राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताओगे भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो आप बताओगे 110 में धन विधेयक की बात की गई है, जबकि 112 में बजट की बात किया गया, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, एक वर्षीय लेखा जोखा की बात किया गया है। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा के एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार अधिकार प्रदान करता है तो अनुच्छेद 326 जो है अधिकार प्रदान करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो 50 सदस्य मिनिमम होना चाहिए लोकसभा असहयोग अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री को पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना पड़ता है। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है तो आप बताओगे लोकसभा में स्थापित किया जाता है। लोकसभा के सत्र का अवसान करने की प्राधिकृत कौन है? तो बताओ राष्ट्रपति है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा कौन सा है? तो बताओगे उन्नाव सबसे बड़ा जो है लोकसभा सांसद क्षेत्र है। 2009 में लोकसभा चुनाव के निर्वाचकों की संख्या मिलियन में थी, कहाँ पर? तो 700 लोकसभा सीटों पर जो है जगहों पर लगभग मिली 714 मिलियन थी। संख्या कितनी थी? निर्वाचकों की संख्या कितनी थी? 714 मिलियन थी, याद करके रखना है। लोकसभा राज्यसभा की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में है। कितना आप बताओगे? लोकसभा में 80 एवं राज्यसभा में 31 हैं। चलते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? तो आप बताओगे बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन? आप बताओगे लोकसभा अध्यक्ष करता। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों का शपथ दिलाता, बस इतना कर्तव्य होता है। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित करता है तो वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे तो बताओ कि पीए संगमा थे पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम स्पीकर जिसने खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जीबी मालवंकर के खिलाफ पहली बार जो है प्रस्ताव लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार अब लड़का ना समझिएगा, लड़की, ये लेडी फीमेल थी। लोकसभा के दो सत्रों के बीच समय अंतराल को कहा जाता है तो सत्रावसान कहा जाता है। ये देखिए सत्रावसान आपको याद रखना है प्यारे साथियों, समय अंतराल को क्या सत्रावसान कहा जाता है। लोकसभा के सामान्य अवधि 5 वर्ष है। प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से सत्रावसान तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। लोकसभा सत्र की समाप्ति करने से तात्पर्य है सत्रावसान का। सत्र की समाप्ति मतलब क्या होता है? सत्रावसान होता है। चलते हैं कब से एक इसमें ऊपर क्या कहा गया देखिए 5 वर्ष की अवधि पहली बैठक से नियत तिथि से जो है मानी जाती है। जिस दिन पहली बैठक हुई, जीत कब हुआ ये नहीं, लेकिन जो पहली बैठक हुई उसी दिन से 5 साल जो है जोड़ा जाता है। चलते भारत के संसद के लोक लेखा समिति का चेयरमैन मनोनीत करता है तो बताओ लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत। लोकसभा एवं राज्यसभा की गणपूर्ति की संख्या कितनी? 1/10 होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत आता है। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने कह सकता है, इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। एक सदस्य जो बोल रहा है उसे रोक कर दूसरे सदस्य को बोलने को कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। ये देखिए शब्दावली संविधान की आपको जरूर याद रखना है प्यारे साथियों। विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, ये याद करके रखना है। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का विघटन प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उसमें सदन का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष, जबकि लोकसभा का 25 वर्ष होता है।
राज्यसभा में राजनीति को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता तो राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है तो मात्र 14 दिनों तक, या 14 दिनों तक से ज़्यादा रोकती है तो पारित मान लिया जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, असम से निर्वाचित हुए थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्षों में क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं या रिटायर होते रहे। सांसद राजा बच्चन के राज्यसभा सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वह अध्यक्ष के रूप में लाभ पाते हुए आसीन थी। मतलब सांसद थी, अलग भी वो लाभ प्राप्त कर रही थी। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में जो है पहले से कार्यरत थी, तो एक समय में डबल जगह आप लाभ के पद पर नहीं रह सकते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों सदस्यों को मिलकर गठित की जाती है तो संसद की लोक लेखा समिति जो है गठित की जाती है। समानुपातित प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत निर्वाचन होता है किसका, लोक लेखा समिति के सदस्यों का। समान संक्रमणीय वोट पद्धति का निर्वाचन होता है, लोक लेखा समिति के सदस्य की नहीं। हाँ ठीक है, सदस्यों का भी और राष्ट्रपति का। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 1 वर्ष होता है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों की लोकसभा एवं राज्यसभा के लिया जाता है तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। संसद के अस्थायी समिति सदस्यों में लोकसभा और राज्यसभा यानी 20 और 10 के रूप में लिया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के लोक लेखा समिति के बैठकों की उपस्थित रहता है तो बताओ कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मंत्री परिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव, जो है मंत्री परिषद रखती है, लेकिन अपोजिट पार्टी क्या रखती है, अविश्वास प्रस्ताव रख सकती है। चलते हैं, कटौती प्रस्ताव संदर्भित संबंध है बजटीय संघीय बजट से, जो है कटौती प्रस्ताव संदर्भित है। संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में गठित नहीं की गई है। राज्यसभा के संशोधनों को सिफारिश कर सकता है तो धन विधेयक के विषय पर जो है सिफारिश कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। धन विधेयक आरंभ में होता है लोकसभा में और वही इस समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल होता है तो बताओ कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सदैव विपक्षी दल ही होता है। चलते हैं, अब बात होती है 5वां ई, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। पहला है, भारतीय संविधान की सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला पर एक संघात्मक संविधान है। यह कथन जो है आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान की अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, ये केसी व्हीलर साहब ने कहा था। भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है तो एकल नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है। संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे के में नहीं ढाला गया यह कथन है A.K. अय्यर का कथन। ये कथन जरूर आपको याद करके रखना है। भारतीय संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये बात किसने कहा था तो अय्यर साहब ने कहा था। संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है तो लोकसभा जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त करता है। चलते हैं, अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व कौन तो एकल कार्यपालिका है। सरकारी आयोग की संस्तुति किससे तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। शिक्षा का एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित किया था तो समूर्ति सूची में सम्मिलित किया गया है। सहभागी लोकतंत्र की एक सही विशेषता नहीं है तो आप क्या बताओगे, शक्तियों का केंद्रीयकरण एक सही विशेषता नहीं है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है तो आप बताओगे 7वीं अनुसूची के भाग 11 एवं अध्याय 1 में किया गया है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। भारत में संघ राज्य संबंधित
संबंधित नहीं है तो बताओ। इंद्रजीत गुप्ता संबंधित संघ राज्य से संबंधित नहीं है। संघ राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था सरकारी आयोग जो है संघ राज्य के संबंधों को जांचने के लिए गठित किया गया था। यह कथन है कि राज्य संघ के सामंत यानी मातहत नहीं है। ये बात B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि राज्य जो है संघ के मातहत नहीं है। बिना अनुमति के संसद के 60 दिन अनुपस्थित रहने पर अयोग्य संसद को घोषित किया जाता तो आयोग घोषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने का कानून बना सकती बिना किसी राज्य की सहमति से बनाया जा सकता है। लाभ का पद परिभाषित किया जाता है तो आप क्या बताओगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है लाभ का पद परिभाषित किया। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका यानी PIL को शामिल किया था तो आप बताओगे। PN भगवती ने PIL को शामिल किया था। भारतीय संघीय न्यायालय को स्थापित किया गया था तो 1937 में जो है भारतीय संघीय न्यायालय को स्थापित किया गया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का कार्यवाहक एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो बताओ। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन निर्धारण कौन करता है तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है तो आप बताओगे। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना किसमें तो बताओगे प्रारंभिक अधिकार में आता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के दोनों अधिकारों का क्षेत्र आता है तो मूल अधिकारों का संरक्षण करने का आता है। इन दोनों मूल अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। कोई भी यदि मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कहीं पर भी जो है अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया था केशवानंद भारती वाद 1973 में। अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को जो है। भारत में संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत का स्रोत कौन सा तो न्यायिक व्यवस्था जो है मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। जनहित याचिका का शुरुआत की गई थी तो बताओ कि न्यायिक पहल द्वारा किया गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता जो है जनहित याचिका से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्ष बंदीकरण या प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता तो 3 महीने तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया सकता है। लेकिन सभी ये बहुत क्रिटिकल मामले में ऐसा। उच्चतम न्यायालय के मूलभूत अधिकारों को अनुपालन करने के लिए किया जाता है तो 5 रिट याचिकाओं से कुल कितनी 5 रिट हैं। न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जा सकता है उत्प्रेषण रिट। मतलब यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे पास भेजो। जब सर्वोच्च न्यायालय की किसी व्यक्ति अथवा संस्था उसके दायित्व को निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे परमादेश कहा जाता है। चलते हैं। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार किसे प्राप्त है तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। परमादेश रिटों में नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक न्याय पर ध्यान नहीं दिया। भारत में उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह विदित है भारतीय संविधान के धारा 348 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते पारित किए गए हैं तो भारत के संचित निधि से जो है पारित किए गए हैं। भारत में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि की जा सकती है संसदीय अधिनियम द्वारा जो है की जा सकती है। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि कितने दिन तक केवल 2 वर्ष से अधिक नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है परंतु ऐसी नियुक्ति केवल 2 वर्षों की अवधि तक होगी। ये याद करके रखना है आपको। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जितने आते हैं केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान का संरक्षक एवं नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे तो न्यायपालिका को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर केंद्र शासित प्रदेश और उच्च न्यायालय का प्रावधान है तो आप बताओगे।
241 के तहत जो है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी उच्च न्यायालय होगा। किसमें? तो 241 के तहत। भारतीय उच्च न्यायालयों की संख्या यहाँ पर अब कितनी, पहले 21 थी, वर्तमान में कितनी है तो बताओगे 25 है। सबसे अधिक बेंच हैं तो आप क्या बताओगे? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। बॉम्बे, मद्रास एवं कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई थी। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की जज की पेंशन दी जाती है संचित निधि से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी कर सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता परामर्शदात्री संबंधित क्षेत्राधिकार, उसके मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय में की जाती है। एक याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय के कार्य पद्धति कारण परीक्षण करती है तो उत्प्रेषण। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन करता है तो बताओ संसद करता है। पहले हम जिला प्रशासन के हिरार्की को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलते हैं प्यारे साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारी व उनके कार्य को देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से? कानून व्यवस्था की स्थापना करना, भूमि व्यवस्था एवं लगान को वसूली करना, नागरिक सुविधाओं में विकास करना। अब इसकी कैटेगरी देखिए। कानून व्यवस्था के सबसे अपर कैटेगरी क्या होता है? पुलिस अधीक्षक होता है, फिर उप पुलिस अधीक्षक होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर के बाद क्या होता है तो आप क्या बताओगे? सब इंस्पेक्टर होता है, और सब इंस्पेक्टर के बाद अन्य अधिकारी व कर्मचारी आते हैं। और उसके बाद भूमि व्यवस्था एवं लगान की वसूली। सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा? उप जिलाधिकारी। उसके बाद तहसीलदार होता है, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, फिर कानून गो, और कानून के बाद पटवारी और लेखपाल आते हैं। सबसे निचला जो है कर्मचारी कौन होता है तो बताओगे पटवारी या लेखपाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नागरिक सुविधा एवं विकास के लिए कौन कौन? मुख्य विकास अधिकारी के बाद क्या होता है? जिला विकास अधिकारी, उसके बाद खंड विकास अधिकारी, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी होता है। ये जो है विकास मुख्य विकास अधिकारी, और उसके बाद के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जो है सुविधा व विकास अधिकारी होता है। जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, समाज कल्याण अधिकारी। ये सब किसके? नागरिक सुविधा एवं विकास के अंतर्गत ये अधिकारी रखे जाते हैं। चलते हैं अब कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। मेयर का कार्यकाल होता है तो आप क्या बताओगे? मेयर का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है किससे? विकास खंड से संबंधित है। संविधान का वह भाग जो न्यायपालिका से संबंधित है तो भाग 9 का ए जो है न्यायपालिका के संबंधित है। चलते हैं, किसी राज्य की नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है कर सकता है, सीमा के क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकारी है। चलते हैं, पटवारी या लेखपालों का कार्य की देखभाल कौन करता है तो बताओगे तहसीलदार करता है। चलते हैं, भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार है तो इसका उत्तर हो जाएगा पटवारी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा किए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह न्यायालय जिसमें अपील कर सकता है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि जिला न्यायालय से असंतुष्ट है तो। चलते हैं, जिला प्रशासन का मुखिया होता है तो बताओ जिला प्रशासन का मुखिया डीएम होता है। जिला अधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस होता है एक जिला अधिकारी। डीएम कौन होता है तो एक प्रकार एक आईएएस ही होता है। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से चलाता है। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, जिले पे परिवार कल्याण का कार्य करवाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है परिवार कल्याण अधिकारी का कार्य करवाता है। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है तो जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं वो होता है। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था का कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया था तो 1972 में कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। चलते हैं, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख व कान व भाव को कार्य करता है तो क्या बताओगे? जिला अधिकारी करता है। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख कान और भाव का कार्य कौन करता है तो बताओगे जिला अधिकारी करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जिलाधीश के संस्थागत करिश्मा कहा जाता है, तो रजनी कोठारी ने कहा था जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था किसने, तो आप बताओ, वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब बात करते हैं जिलाधिकारी के कार्य की बात कर लेते हैं। जिले में शांति व्यवस्था को कानून स्थापित करना, भूमि माप व लगान की वसूली कराना, पुलिस और जिले में अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण करना, ये किसका, जिलाधिकारी का काम है। पुलिस अधीक्षक के कार्य को देख लेते हैं। कानून व्यवस्था की रक्षा करना, अपराधियों को सजा दिलवाना, किसका, पुलिस अधीक्षक का काम। जिला न्यायाधीश का कार्य क्या है, विवादों का निपटारा करना, न्याय प्रदान करना। उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्य क्या है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं को प्रबंध करना, परिवार कल्याण, टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना। मुख्य विकास अधिकारी के कार्य क्या है, तो आप क्या बताओगे, विकास की योजनाओं को लागू कराना, विकास योजनाओं की देखरेख करना। ये सब किसके कार्य हैं, तो आप बताओगे, मुख्य विकास अधिकारी के कार्य हैं। जिला अधिकारी का कार्य है माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन का व्यवस्था करना, ये मुख्य विद्यालय निरीक्षक के कार्य हैं। सभी के कार्य हमने देख लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। और जिला बेसिक अधिकारी के कार्य क्या क्या हैं, तो जिला बेसिक अधिकारी के कार्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में देख रेख एवं पढ़ाई की व्यवस्था करना, किसका, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य है। इन अधिकारियों के अलावा जिले में और भी अधिकारी होते हैं जो बिजली, कृषि, सिंचाई एवं व्यवस्था, सड़कों, सरकारी भवनों का निर्माण में सहायता करते हैं। इससे जिला प्रशासन का अर्थ अब देख लेते हैं क्या होता है। जिला शब्द अंग्रेजी के डिस्ट्रिक्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी लैटिन भाषा डिस्ट्रिक्ट से हुई है। डिस्ट्रिक्ट का आशय है कि न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाए गए क्षेत्र से है। चलते हैं। शब्दकोशीय दृष्टि से जिले या डिस्ट्रिक्ट का तात्पर्य किसी भी उद्देश्य या विशेष के लिए प्रादेशिक विभाजन से है। ब्रिटिश काल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रथम प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1976 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में किया गया था। इसके पश्चात राजस्व एकत्रित करने या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण इकाई बनता चला गया ये डिस्ट्रिक्ट। जिला शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद में स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है। देखिए, जिला शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी नहीं हुआ है, जबकि जिला शब्द का प्रयोग जो है अनुच्छेद 233 में न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रसंग में किया गया है तथा अन्य जगहों पर जैसे जिला परिषद आदि जगहों पर किया गया, लेकिन कहीं पर जिला, केवल जिला शब्द नहीं प्रयोग किया गया है कहीं पर भी संविधान में। चलते हैं। जिला का अभिप्राय, जिला का अभिप्राय क्या है प्यारे साथियों, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभाजित की गई क्षेत्रीय इकाइयों से हैं, जो प्रशासन से अभिप्राय लोक गतिविधियों के प्रबंध से है। अतः जिला प्रशासन का अभिप्राय प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्धारित क्षेत्र में है, जो लोक गतिविधियों के प्रबंध से है और क्षेत्रीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई भी है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य कई संभागों में बटा हो रहता है। संभाग पुनः जिलों तथा जिले उपखंडों में बटे रहते हैं। ये एक एक आपको बांटने की इकाई आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, अभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी देखेंगे। संभागीय आयुक्त तो संभाग प्रभारी होता है तथा प्रत्येक जिले का प्रभार जिला अधिकारी द्वारा संभाला जाता है, जिसे सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाते हैं तथा जिला मजिस्ट्रेट को ही कलेक्टर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जिले में बहुत से कार्यालय जैसे राजस्व प्रशासन, दीवानी एवं आपराधिक न्याय, जन स्वास्थ्य संबंधी सेवा, शिक्षा, पुलिस शिक्षा, जेल, लोक प्रशासन, डाक, तार आदि केंद्रित होते हैं। इसलिए जिला एवं महत्वपूर्ण प्रशासनिक, जिला के एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। जिला प्रशासन की गतिविधियों की विस्तृत होती हैं। इनमें लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के प्रवेश से जिला प्रशासन के उद्देश्य से कुछ मौलिक परिवर्तन भी हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, जिला निम्नलिखित कारणों के भारतीय प्रशासन की प्रमुख इकाई माना जाता है। किस कारण से, तो आप देख लेते हैं। भारत में जिला क्षेत्रीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह भौगोलिक दृष्टि से पर्याप्त सुविधाजनक होता है। इसका आकार ना ही अधिक बड़ा होता है ना ही अधिक छोटा। यह संगठन की दृष्टि से सुविधाजनक तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिक व्यवहारिक प्रणाली है। कौन सा, जिला। जिला की वजह से ही किसी राज्य पर आसानी से जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जिला प्रशासनिक स्तर पर सरकार के समस्त कार्यों एवं विषयों से संबंधित है।
इसमें सरकार के सभी अभिकरण, व्यक्तिगत अधिकारी, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी आदि शामिल रहते हैं। जिला सार्वजनिक कार्यों के प्रबंध संबंधी सभी संस्थाएं जैसे विभिन्न प्रकार की पंचायतें, ग्राम सभाएं, नगर पालिका, स्थानीय बोर्ड आदि सम्मिलित किसके अंतर्गत होते हैं, तो जिला के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार जिला प्रशासन का एक जिले की सरकार के समस्त कार्यों की जो है सामूहिक रूप से एक प्रतीक है जिला। चलते हैं। जिला नागरिकों का तथा सरकार के बीच सहयोग की एक कड़ी और प्रशासन की कह सकते हैं जिला क्या है, रीढ़ है। स्थानीय सरकार का नागरिकों को दिन प्रतिदिन समस्याओं की घनिष्ठ संबंध रखता है। इससे नागरिकों को सरकारी प्रक्रिया के बीच संपर्क करने का अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। वैसे आप जिला ना हो तो डायरेक्ट योगी जी से संपर्क करना थोड़ा टफ हो जाता। चलते हैं। यशस खेड़ा ने अपनी पुस्तक में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1979 में जिला प्रशासन के महत्व के संबंध में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि जिला प्रशासन तथा न्यायाधीश पद की छवि भारतीय जनसाधारण के मन में परंपरागत श्रेष्ठता के रूप में अंकित है। जिला भौगोलिक दृष्टि से संतुलित क्षेत्र स्थिति के कारण प्रशासनिक दृष्टि से सुविधापूर्ण एवं क्षेत्रीय स्तर पर पहुंच बनाए रखता है। जिला मुख्यालय तक आम आदमी का आना जाना आसानी से होता रहता है। चलते हैं। प्रायः राज्य सरकार के समस्त कार्यालय जिला स्तर पर स्थापित होने के कारण राज्य की राजधानी से समन्वय स्थापित करने की सुविधा रहती है। ऐतिहासिक निरंतरता के साथ साथ जिला एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान एवं अपनत्व का बोध कराता है। अब चलते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? जन सुरक्षा, जनता के सभी अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना, न्याय और समानता के आधार पर राजस्व प्रशासन को स्थापित करना, राजकोष का प्रबंध करना, कृषि और सिंचाई का उद्योग, कल्याण और विकास से संबंधित कार्य करना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति करना, ये सब जिला के कार्य हैं। चलते हैं। स्थानीय सुशासन का संचालन करना, चुनाव का संचालन करना, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के समय राहत कार्य संचालित करना, अवशिष्ट कार्य भी जो है यही करता है। जो अवशिष्ट मतलब जो नहीं लिखे और भी कार्य हैं, जो कौन करता है तो बताओगे जिला ही करता है। चलते हैं। जिला प्रशासन के पुनर्गठन निम्नांकित बातों का प्रावधान होना चाहिए। सामान्य प्रशासनिक मशीनरी के मजबूत करना तथा उसे सुधार लाना, ये सब किसके कार्य हैं, आप इसको देख सकते हैं सभी। अब हम बात करते हैं पंचायती राज के संदर्भ में कलेक्टर की भूमिका के बारे में। पंचायत देखिए, इस चरण के पंचायत के संबंध में कलेक्टर की भूमिका विभिन्न राज्यों में समरूपता का अभाव देखने को मिलता है। राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कलेक्टर की भूमिका पंचायतों से संबंधित किया गया, परंतु पंचायतों से संबंधित कलेक्टर की भूमिका का व्यापक वर्गीकरण सामान्यतः 4 भागों में विभक्त हैं। चारों भाग हम देख लेते हैं। चलते हैं। कुछ राज्यों में कलेक्टर को जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया जाता ताकि जिला के सारे विकास कार्यक्रमों का प्रोत्साहन दिया जा सके। कुछ राज्यों में कलेक्टर जिला परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता लेकिन मताधिकार नहीं दिया जाता है। चलते हैं। कुछ राज्यों में जिला परिषद के स्थायी समितियों का अध्यक्ष कलेक्टर के स्थापित किया था कि निर्णय वास्तविक शक्ति प्रदान की गई है किसको, जिला कलेक्टर को। कलेक्टर के कार्यभार को कम करने की हेतु जिला परिषद से उसे पूर्णतः बाहर रखा गया है। किसको? कलेक्टर के कार्यभार को कम करने के लिए जिला परिषद को किससे पूर्णतः बाहर। इसके अब बात कर लेते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार के बारे में, आयोग के बारे में। प्रथम यह ने अपनी सिफारिशों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों को जिला परिषद के सुपुर्द करने को कही। साथ ही उसके अनुसार कलेक्टर की भूमिका को नियामकीय प्रशासनिक तक सीमित कर दिया। अब इसको आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं दिखा देता हूँ पूरी चीज़ों को, आप इसको रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। जिला कलेक्टर न्यायाधीश की भूमिका क्या, जिला प्रशासक के रूप में होती है। जिला प्रशासक आप देखिए, जिला स्तर पर नियोजन करना, कार्मिकों की व्यवस्था करना, आप सब इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, ये इसमें पूरी कहानी वैसे लिखी गई है, आप इसको देख सकते हैं। जिला कलेक्टर के रूप में क्या क्या कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट, जिला कलेक्टर के रूप में क्या क्या कार्य करता है इसको हम देख लेते हैं। कलेक्टर के रूप में वह जिला स्तर पर राजस्व प्रशासन की मुखिया होता है जो निम्नांकित कार्य करता है। राजस्व के दरों का निर्धारण करना, निर्धारित समय पर एकत्र करवाना, कृषि आयकर, सिंचाई शुल्क, नाहरी शुल्क, आयकर, बिक्री कर, आवश्यक करों का
के लिए जो है प्रशासनिक निर्देश पालन करता है। अदालती फीस जैसे रेवेन्यू, स्टाम्प, विभिन्न प्रकार के सौदों का इत्यादि का नियंत्रण करता है। शराब, पेट्रोल, औषधि, अन्य मादक पदार्थों के आबकारी के नियंत्रण करता है। भूमि अधिग्रहण के कार्यवाहियों को करना, जिला राजकोष का नियंत्रण करना, भू सर्वेक्षण, नक्शा निर्माण, भू अधिनियमों क्रियान्वयन कर अभिलेखों का सुरक्षित करना, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानून को और पटवारी के नियंत्रण करना तथा मार्गदर्शन देना किसका कार्य है, तो बताओगे जिलाधिकारी का कार्य है। राजस्व मुकदमों को अपील करना, सुनवाई करना, कृषि ऋण वितरण की व्यवस्था करना, कृषि जोतों को चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, बधुआ मजदूरी उन्मूलन एवं भूमि सुधारों को लागू कराना, ये किसका कार्य होता है। अब जिला दंडाधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। जिलाधिकारी के रूप दंडाधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर सम्मिलित दायित्व कौन कौन से, ये देख लेते हैं कौन कौन से दायित्व हैं। जिला में शांति व्यवस्था स्थापित करना, एकता, सद्भावना एवं व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला पुलिस तंत्र को नियंत्रण में रखना, सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक आंदोलनों, उग्र प्रदर्शनों, आतंकवादी गतिविधियों, जातीय संघर्ष इत्यादि पर नियंत्रण करना, पुलिस थानों का निरीक्षण करना, जिला पुलिस की वार्षिक रिपोर्टों को प्राप्त करना तथा गृह विभाग को भेजना, जाति निवास एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे हथियार लाइसेंस जारी करना, ये सब जो है किसका, ये भी जिलाधिकारी। जिला कारागार निरीक्षण तथा विचाराधीन कैदी कल्याण के कार्य करना, आपराधिक संहिता प्रक्रिया के आधार धारा 144 के अंतर्गत शांति भंग मामलों में सुनवाई करना, हथियारों, गोला बारूद तथा अन्य घातक विस्फोटक सामग्री पर नियंत्रण रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत आदतन अपराधियों को नियंत्रण में करना, तस्करी, नशीली दवा व्यापार, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, पासपोर्ट की जांच। नेक्स्ट है जिलाधिकारी के रूप में जिला विज्ञापन अधिकारी के रूप में कलेक्टर सामान्यतः निम्नलिखित कृत्य को संपादित करता है। जिला आयोजन समिति के माध्यम से जिले के विकास योजनाएं जो है बनाता है। जिले में चल रही समस्त विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित एवं निगरानी रखता तथा उसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। और भी ढेर सारे कार्य हैं, इसको पढ़ सकते हैं आप। समन्वय के रूप में कार्य करना, समन्वयकर्ता के रूप में, जैसे इस निमित्त कलेक्टर सामान्यतः निम्नलिखित स्तरों पर समन्वय स्थापित करने के सहायक करता है। चलते हैं देख लेते हैं और समन्वय। जिला प्रशासन राज्य सरकार के मध्य जो है समन्वय का स्थापित कर, जिला प्रशासन के विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य जो है समन्वय स्थापित करता है। निजी संगठनों तथा लोक सेवाओं का मध्य समन्वय स्थापित करता है। स्वयंसेवी और संस्थाओं, दबाव समूहों, सरकारी विभागों तथा निजी संस्थाओं के मध्य जो है समन्वय स्थापित करता है। केंद्र सरकार तथा विभागों के मध्य जिला इकाइयों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। सैन्य प्रशासन तथा लोक सेवाओं के मध्य जो है ग्रामीण तथा नगरीय स्वायत्त संस्थाओं के बीच जिला प्रशासन के मध्य जो है समन्वय स्थापित करता है। अब चलते हैं इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर लगभग 60 से अधिक समितियों तथा निकायों का अध्यक्षता करता है। इस प्रकार संबंधित समितियों का विशिष्ट कार्य जिला प्रशासन का परोक्ष सहयोग एवं समन्वय स्थापित करता है। जैसे देखिए कौन कौन से, जिला कार्यान्वयन समिति, जिला आपदा प्रबंधन, जिला आयोजित, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, महिला विकास समिति, जिला ई गवर्नेंस समिति, जिला उपभोक्ता संरक्षण, जिला परिवहन समिति। 60 से अधिक इसमें कुछ का उल्लेख किया गया। आपदा निवारक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। कोई भी आपदा आती है तो उस समय जिलाधिकारी सक्रिय हो जाता है। तो अब देखते हैं इसमें, देखिए सन 1919 से 1935 अधिनियमों में लागू करने के लिए प्रयत्न में अधिक स्पष्ट हुआ है इसमें। अब इसको आप देख सकते हैं, पूरा मैं दिखा देता हूँ, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये। अब देखिए इस स्थिति में जिला प्रशासन के जिला अधिकारी और अन्य जिला विभाग जटिल एवं कठिन समस्याओं को पैदा की है। चलते हैं दोनों के बीच विवादों में होने वाले प्रमुख कारण के उत्तरदायी। अभी आप पढ़ें, जिला कलेक्टर प्रवर्तित होने वाली भूमिका को आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लें। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चलते हैं, इसको आप खुद पढ़िएगा रोक के। अब हम कुछ बातें इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन में स्वशासन की स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियाँ देने का प्रावधान किया गया है। किसमें? 73वें 74वें में। चलते प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकारों को पत्र तथा उदारीकरण के तौर पर लोक प्रशासन के स्वरूप, तुलनात्मक
रूप से अधिक जवाबदेह, पारदर्शी, संवेदनशील बनाया गया है। आप इसको पढ़ लें पूरा, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर आप जो क्वेश्चन आंसर है कुछ उसकी तरफ चलते हैं। अब इसको और भी दिखा देते हैं इधर, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको ज़रूर देखें लास्ट में। अब चलते हैं स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाएं। इसका जल्द ही संविधान का एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाला है, उस वीडियो को जरूर देखें। ये चलते हैं स्थानीय निकायों, पंचायती राज व्यवस्था, चलते हैं देख लेते हैं। नगर निगम के 3 प्राधिकरण, परिषद, अस्थायी समिति एवं आयुक्त क्या है? 3 प्राधिकरण हैं। नगर निगम की कर कौन कौन से हैं तो आप क्या बताओगे? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, जल कर, विज्ञापन कर, प्रेक्षागृह कर, पशुओं पर कर, पार्किंग शुल्क, व्यापार कर, ये जो है नगर निगम कर लगाता है। चलते हैं नगर निगम के कार्य: अस्पताल, जलपूर्ति, जल निकास, बाजार के लिए स्थान, फायर ब्रिगेड, सड़कें, ओवरब्रिज, ठोस अपशिष्ट, पार्क, शिक्षा, सड़कें, बिजली व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवरण, ये सब किसके कार्य हैं तो आप बताओगे? नगर निगम के कार्य हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम की संख्या की धारा जो है 159 के तहत 172 धारा 172 में किया गया। नगर निगम के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है तो बताओ? 21 वर्ष है। नगर पालिका में महिलाओं की आरक्षित सीट कितनी है तो 1/3 भाग जो है महिलाएं इसमें चुनी जाएंगी। चलते हैं आप कुछ क्वेश्चन आंसर के देख लेते हैं। पंचायतों के संदर्भ में सही कथन है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं तो 29 विषय। पंचायतों के लिए 29 हैं, जबकि नगर निगम के लिए कितना, नगर पंचायत के लिए कितनी तो बताओगे? 16 विषय रखे हैं। जनता को विकास मूलक प्रशासन एवं भागीदारी के योग बनाना उद्देश्य है पंचायती राज का उद्देश्य है। पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है तो लिंग तथा जाति के आधार पर। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या है तो स्थानीय मेले जो लगते हैं वो ग्राम पंचायत द्वारा उस पर कर लगा सकती है। ग्राम पंचायतों का आय का साधन नहीं है। कृषि आय कर जो है ग्राम पंचायतों का आय साधन नहीं। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था तो राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया था। पंचायती राज प्रणाली कहाँ? एक स्थानीय सुशासन है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले पंचायती समिति का सदस्य। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायतों का संरचना चलते हैं देखते हैं। पंचायतों के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके? राज्य सरकार द्वारा। पंचायतों के संरचना के बाबत को बंद करने का अधिकृत केंद्र राज्य का विधानमंडल कर सकता है। पंचायतों के नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान का प्रावधान किया गया है तो 1993 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं तो प्रधान और पंच जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था पंचायती राज की है। संविधान के अंतर्गत पंचायतों की महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। अनुच्छेद 243 के तहत महिलाओं को 1/3 जो है अनुमति मिलती है। जिस समिति की संस्तुति प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया तो बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की। पंचायती राज देखिए 360 या 480 करेंगे तो ये अच्छा देखेगा क्योंकि अक्षर छोटे हैं। पंचायती राज में संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति दी गई है तो बताओ? यमल सिंधवी कमेटी ने दिया था। पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है तो PVN राव से संबंधित नहीं है। अशोक मेहता समिति पंचायती राज से इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था दी थी, जबकि बलवंत राय मेहता ने 13 स्तरीय दिया था। भारतीय संविधान के 73वें संविधान से जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के उल्लेख किया गया। उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति क्या है तो बताओगे? नगर पंचायत में है इसका उल्लेख। चलते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की महिलाओं का आरक्षण कुल स्थानों का 1/3 है या 33% कह सकते हैं। महिलाओं का एक स्थान 33% आरक्षण के बाद स्थानीय निकायों में किया गया है, जिसे चाहे वो नगर पंचायत चाहे वो कह सकते हो ग्राम पंचायत हो। स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है। केंद्रीय नियंत्रण स्थानीय शासन की व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों की किसी बंदी बनाए की सजा देने के लिए अधिकार है तो बिहार राज्य में जो है कहा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को
बंदी बनाए रख जाने एवं सजा देने का अधिकार दिया गया है बिहार में। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो प्रथम अधिवेशन के लिए पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो बताओगे, राज्यपाल द्वारा राज्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 माह के अंदर। क्वेश्चन है, पंचायती राज वह विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन करता है, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के ग्राम पंचायत का गठन किससे अनुच्छेद 40 में किया गया है? ये नीति तत्व के अंतर्गत किया गया था। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।